हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट बिफोर पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट में यूनियन बजट को प्रेजेंट करने से पहले कौन रेस्पॉन्सिबल होता है या फिर कौन प्रेजेंट करता है? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई या फिर नन ऑफ द अबव? तो देखिए, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में यूनियन बजट को प्रेजेंट करता है, वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है, डैश इज कंसर्न विद ऑल करंट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारी सभी तरह के जो करंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं उससे रिलेटेड होती है, और जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होंगे गवर्नमेंट के, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड गवर्नमेंट के जितने भी करंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो हमारे किससे रिलेटेड होते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर या फिर नन। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे कहलाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है, इसलिए हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पर जो हम अपने एक्सपेंडिचर करते हैं वो हमारे डेली के एक्सपेंडिचर होते हैं, इसलिए यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन इंडिया इन। अब प्लानिंग कमीशन जो है वो इंडिया में कब सेटअप किया गया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। 1950, 1951, 1947 या 1952? तो देखिए, राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। जो प्लानिंग कमीशन है वो हमारा 1951 में आया था, तो ऑप्शन बी राइट है। बहुत सीधा क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो होती है उसका प्रेसिडेंट कौन होता है? तो फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं एनडीसी, ठीक है। प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मोंटेक सिंह अहलूवालिया या फिर नन? तो देखिए फ्रेंड्स, एनडीसी जो कमेटी होती है इसका प्रेसिडेंट उस टाइम जो भी प्रेसिडेंट होगा, सॉरी प्राइम मिनिस्टर होगा, वो होता है, ठीक है। इस टाइम हमारे एनडीसी के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मोदी जी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्राइम मिनिस्टर, जिस भी टाइम पीरियड का प्राइम मिनिस्टर होगा वो एनडीसी कमेटी का प्रेसिडेंट भी होगा, ठीक है। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है वो एनडीसी का प्रेसिडेंट बन जाता है। नेक्स्ट है, द इंटरवीनिंग पीरियड बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान इज रिगार्डेड, यानी कि जो हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान हुआ था, थर्ड एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान, उसके बीच में जो इंटरवीनिंग पीरियड आया था उस टाइम को हम किस नाम से जानते हैं? प्लान पीरियड, प्लान हॉलीडेज, प्लान डेज या फिर नन ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स, ये भी मैंने आपको बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कि क्या सिचुएशन हुई थी जिसके लिए ये हॉलीडेज आए थर्ड एंड फोर्थ 5 ईयर प्लान में। तो आपने समझ लिया होगा, अभी मैंने आपको बताया, उसको बोलते हैं प्लान हॉलीडेज। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान। अगेन ये हमारा 5 ईयर प्लान्स जो होते हैं उससे रिलेटेड है, तो किस गवर्नमेंट ने ये रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट दिया था? ऑप्शंस हैं मनमोहन गवर्नमेंट, वाजपेयी गवर्नमेंट, जनता गवर्नमेंट या फिर राव गवर्नमेंट? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो कि है हमारा जनता गवर्नमेंट। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गेट वॉज बॉर्न इन द ईयर। अब जो गेट है वो हमारा कब बॉर्न हुआ था? गेट फ्रेंड्स, ये इस तरह से होगा, GATT, ठीक है। इसको आप सही कर लीजिएगा। गेट वॉज बॉर्न 1948, 1945, 1947 या फिर 1950? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जो कि है हमारा 1948। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है,
व्हाट वाज द प्रीडिसेसर ऑफ डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ का प्रीडिसेसर कौन है। अब आप प्रीडिसेसर समझते होंगे, यानी कि डब्ल्यूटीओ से पहले कौन था, गैट, आईएमएफ, एडीबी या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है हमारा गैट, ऑप्शन ए। अगेन GATT, इसकी फुल फॉर्म होती है जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये गेट गलत लिखा हुआ है, ये होगा GAT और T, ठीक है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मुलेटेड, 1995, 1948, 1991 या फिर 1988। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 1995। और आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि WTO का फाउंडर मेंबर और कौन सी कंट्री थी, ठीक है, जो कि बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि अभी हम नीचे और क्वेश्चंस पढ़ें तो वहां पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट है, फेमा वॉज पास्ड इन द ईयर। अब देखिए फ्रेंड्स, कल जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें जो हमारे जो इसके पहले के क्वेश्चंस थे उसमें हमने डिस्कस किया हुआ था फेमा के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि इसका टाइम पीरियड भी बहुत पूछा जाता है। तो देखिए फेमा वॉज पास्ड इन द ईयर 1999, 1989, 2000 या फिर 1997। तो यहाँ पे पास पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 1999 में फेमा पास हुआ था। इससे पहले फेमा का नाम क्या था, फेरा, ठीक है, ये भी आप याद रखिए। यानी फेरा को रिप्लेस कर फेमा कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे एम का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि एम का जो मीनिंग क्या होता है। तो एम का मतलब होता है मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और ये होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश रिफर्स टू द रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट फॉर स्पेसिफिक पर्पस और ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको पूरा एक्टिविटी है ये। हमें यहाँ पे बताना है जो भी हमारे स्पेसिफिक पर्पस, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, स्पेसिफिक पर्पस या ब्रांच के लिए वहाँ वो हमें क्या जो क्रेडिट होता है वो हमें किस तरह से रेगुलेट करना बताती है, क्रेडिट कंट्रोल, सेलेक्टिव कंट्रोल, बैंक कंट्रोल या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जो भी हम हमारा स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम क्रेडिट का रेगुलेशन करते हैं, तो वो एक्टिविटी हमारी यहाँ पर कहलाती है सेलेक्टिव कंट्रोल। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा कि हमें कहाँ किस किस जगह कौन कौन सी एक्टिविटी में कितना कितना फंड प्रोवाइड करना है, कितना क्रेडिट लेना है, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए सेलेक्टिव कंट्रोल यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि कहाँ हमें कितना खर्च करना है। नेक्स्ट है, सेज स्टैंड्स फॉर। इसके ये भी यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसकी फुल फॉर्म पता होगी। ऑप्शंस देख लेते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल एक्सपोर्ट जोन, स्पेशली बैकवर्ड जोन या फिर नन। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसका एक ऑफिस नोएडा में भी है। इसका ऑफिस कहाँ है, नोएडा में, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये क्या काम करती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो भी हमारे जो छोटी कंपनी होती हैं या फिर जो जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं होती है कि जो अपना प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट कर पाएं, तो वो सेज को अपना जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो सेल कर देती हैं। सेज जो होती है वो उनको फर्दर बाहर उनके प्रोडक्ट को सेल कर देती है। यानी कि ऐसी जो भी बिजनेसमैन होते हैं, छोटे बिजनेसमैन जो अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, कभी कभी बहुत सारे इतने सारे प्रोसीजर होते हैं उनको अडॉप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं या फिर उनके पास इतना पैसा नहीं होता, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती। तो वो सेज को अपना जो भी प्रोडक्ट है, जो भी माल है, वो सेल कर देती हैं और आगे फर्दर सेज जो होती है वो उनके प्रोडक्ट को सेल कर देती है, ठीक है। तो एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि सेज उनकी हेल्प करती है एक्सपोर्ट करने में, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश इज एन एक्ट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर टू द कॉमन डिट्राइमेंट। अब यहाँ पर हमें बताना है ऐसा कौन सा एक्ट है जो कि कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है इकोनॉमिक पावर को, ठीक है। एडा एक्ट, MRTP एक्ट, ILO एक्ट या फिर फेरा एक्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हमारा MRTP एक्ट। ये कंट्रोल करता है इकोनॉमिक पावर को डिट्राइमेंट करने के लिए। MRTP
ठीक है। एमआरटीपी की फुल फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आप अभी गूगल करिए और इसकी फुल फॉर्म अपनी नोटबुक में भी नोट करिए और कमेंट सेक्शन में भी बताइए एमआरटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट आते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज केम इनटू फोर्स। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? ऑप्शंस है 1985, 1986, 1999 या फिर 1989। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जो कि है हमारा 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये सारे फ्रेंड्स बहुत सिंपल हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये मत सोचिएगा कि बहुत सिंपल है और आगे से हम नहीं करेंगे इन क्वेश्चंस को या फिर इस सीरीज को, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं और मैं आपको प्रीवियस पेपर देखकर ही ये सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ। ठीक है, तो आपको इतना ट्रस्ट रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है डैश कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम। अब आपको ये देखना है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके अंदर हम इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं। ऑप्शंस हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट या फिर नन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर साफ दे रखा है, कोई भी बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक आ रहा है। जैसे देखिए इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इकोनॉमिक सिस्टम। तो यहाँ पर क्या हो सकता है आप इजिली बता सकते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात की जा रही है, क्योंकि यहाँ लिखा है ना कंसिस्ट। अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो यहाँ होता है बिजनेस कंडीशंस, बिजनेस पॉलिसी, इन बिजनेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी या फिर बिजनेस सिस्टम। सारी चीज हम बिजनेस के रिगार्डिंग बात करते हैं। इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज के लिए ये इतना ही। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे और किसी भी तरह का डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मुझे प्लीज सोशल मीडिया पे फॉलो करिए और अपनी क्वेरी को आप वहाँ भी पूछ सकते हैं किसी भी तरह का आपका डाउट हो तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे और भी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।